दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आप किसी ऐसे एजेंट से मिले हैं या फिर किसी ऐसे एजेंट के विषय में जानते हैं जिन्होंने अपनी एजेंसी करियर में लाइफ टाइम MDRT अचीवमेंट का अवार्ड पाया है? मतलब यह कि वह कई सालों से 14 साल 15 साल से रेगुलर MDRT हुए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कि जिस अचीवमेंट को पा गए उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं और उसी में परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा भी करता है कि जो ZM क्लब मेंबर या CM क्लब मेंबर हो गया और वह उसी को मेंटेन करने में डिस्टर्ब है। कभी कोई एक ऐसा भी करता होता है जो सबसे पहले BM क्लब मेंबर बना, थोड़े ही समय में वह DM क्लब मेंबर हो गया, फिर ZM क्लब मेंबर हो गया, यानी रेगुलर ग्रो की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि एक अभिकर्ता जो कभी MDRT हो जाता है और उसके बाद वह MDRT ही मेंटेन नहीं कर पाता, या किसी क्लब मेंबर का सदस्य हो गया और उस क्लब मेंबर की सदस्यता को ही मेंटेन नहीं कर पाता? उसका रीजन क्या होता है? क्या आपने कभी विचार किया है? हम चाहते तो हैं सक्सेस होना, लेकिन वो क्या रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलकर हम सक्सेस हो जाएं? तो दोस्तों, इन सभी चीजों का जो जड़ है यह बहुत छोटा सा नजरिया है। यदि हम अपने कार्य में बहुत थोड़ा सा बदलाव कर दें तो हम हमारी आने वाली सफलताओं में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम उसी विषय पर बात करेंगे और दो मुद्दों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं जिन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना रोके हुए पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। मुझे अभी भी यह महसूस हो रहा है कि इन सभी चीजों को बताने के बावजूद भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा, जानकारी देना शुरू करूंगा, तो जब चीजें जैसे ही क्लियर होंगी आप वीडियो को बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा न कीजिएगा, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। आप खुद यह पाएंगे कि मैं अपनी लाइफ में इस छोटी छोटी चीज को इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे अब इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने मूल विषय की ओर। सबसे पहले मैं आपको उन 3 दरवाजों के विषय में बताना चाहूंगा जिन दरवाजों के जरिए आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। यह दरवाजे क्या हैं? यह जो 3 दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, यह 3 दरवाजे आपकी सफलता की कुंजी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पहले दरवाजे के विषय में। यह दरवाजा अभिकर्ता के अपने घर का दरवाजा होता है। दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं ना, तो मेरी बात मानिए कि हर सुबह जितना जल्दी हो सके यह जो पहला दरवाजा है, यानी कि अभिकर्ता को अपने घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके सुबह के सुबह छोड़ देना चाहिए। अब बारी आती है इस दूसरे दरवाजे की। यह दूसरा दरवाजा होता है आपके ब्रांच का दरवाजा। इस दरवाजे का उपयोग जितना कम से कम हो सके और जितना कम से कम समय के लिए हो सके उतने कम समय के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे अभिकर्ता तो ऐसे होते हैं कि जो पहला दरवाजा छोड़ते ही दूसरे दरवाजे के अंदर जाकर और पहला घर छोड़ा और दूसरा जो दरवाजा है, यानी जो आपके ब्रांच का दरवाजा है, उसी को अपना घर बना लेते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि यह जो दूसरा दरवाजा है इस दरवाजे पर जाना चाहिए, लेकिन जितना कम से कम समय हो सके उतना कम समय ही इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहिए। अब बारी आती है तीसरे दरवाजे की। यह तीसरा दरवाजा होता है आपके क्लाइंट का दरवाजा। दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मैं तो यह कहूंगा ना, आप अपने दिन का अधिकतम हिस्सा आप अपने ग्राहकों के दरवाजे पर बिताना शुरू कर दें। इस दरवाजे को नॉक कीजिए, इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कीजिए। आप अपने जिंदगी का जितना ज्यादा समय इस दरवाजे के पास आप गुजारेंगे, इस दरवाजे से होकर अंदर और बाहर जाएंगे, आपकी सफलता उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। चलिए, यह तो हो गई 3 दरवाजों के विषय की बात। अब हम बात करते हैं कार्य की। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कोई आपका क्लाइंट मिला हो और वह आपसे बोलता है कि सर, आप पिछले महीने में हमारा प्रीमियम का पैसा ले गए थे, लेकिन रसीद अभी तक हमें नहीं मिली है। और उस समय आपको ध्यान में आता है कि यार, हमने पैसा तो जमा कर दिया था लेकिन रसीद लाना भूल गए। आपको कोई एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसका कि आपने बीमा किया हुआ था, पॉलिसी बॉन्ड लेकर आप अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जब उस क्लाइंट से मिलते हैं तो पॉलिसी बॉन्ड आप भूल जाते हैं, नहीं लिए होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे हादसे एक अभिकर्ता की जिंदगी में कई बार होते हैं, और यदि ऐसे हादसे आपकी जिंदगी में होते हैं, बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, तो आप यह मान के चलिए कि आप अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता कभी भी नहीं हासिल कर सकते। आप अपनी लाइफ में हमेशा परेशान रहेंगे। आप कभी ब्रांच जाते हैं, ब्रांच जाने के बाद आपको महसूस होता है कि अरे यार, हमारे एक क्लाइंट का एड्रेस चेंज कराना था, वो तो मैं भूल गया, मैं नहीं ले आ पाया। आपको किसी कस्टमर की प्रीमियम जमा करनी थी, लेकिन उसका जो पॉलिसी नंबर है वो आप भूल गए हैं, वो पॉलिसी नंबर लेकर नहीं आए हैं। आप फील्ड में जाते हैं कार्य करने के लिए और कार्य करके जब लौटते हैं आपको लगता है कि अरे यार, वो तो शुक्ला जी से मेरे को मिलना था, शुक्ला जी ने बोला था बीमा देने के लिए, ओह मिस कर गया। क्या ऐसा होता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से बहुत सारे अभिकर्ताओं के साथ ऐसा होता है। निश्चित
प्रदर्शित होता है और हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। दोस्तों, यदि हम सिर्फ इसी चीज को एक सही ढंग से करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी एजेंसी में जो आपका अचीवमेंट है, जो आपकी सफलता है, वह रेगुलर आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। तो अब बात यह उठती है कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कार्य के लिए आपको डायरी मेंटेन करनी चाहिए। हर सुबह जब आप फील्ड के लिए निकलते हैं तब आपको आपके हाथ में एक लिस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस लिस्ट के विषय में कि हम फील्ड में जब निकलते हैं तो किस तरह से लिस्ट बनाकर निकलें, और यह जो डायरी है फ्यूचर में इस डायरी का उपयोग करने के लिए हम अपनी डायरी को कैसे मेंटेन करें। तो चलिए हम चलते हैं लिस्टिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, लिस्टिंग बनाने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, और यह चुनाव भी बड़े समझदारी के साथ करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि एक अभिकर्ता एक सीमित एरिया के अंदर ही मूवमेंट करता रहता है। आने वाले समय में उस अभिकर्ता को यह महसूस होने लगता है कि अब मैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ इस क्षेत्र में मैं सबका बीमा कर चुका हूँ, अब इस एरिया में बीमा नहीं है। अब खैर, मैं उस मुद्दे की ओर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ। जब आप अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप जिस एरिया को टारगेट करते हैं उस एरिया में अपनी पैर बैठाने की कोशिश कीजिए। मतलब उस एरिया में आपका कार्य बढ़िया होने लगे, और जब उस एरिया में कार्य आपका बढ़िया होने लगता है तो फिर हफ्ते का एक दिन टारगेट कीजिए और एक नई एरिया में अपना हाथ पैर मारना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपको यह प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे आपके पास कम से कम 7 एरिया कार्य करने के लिए हो। लेकिन यह जो 7 एरिया कार्य करने के लिए आप चुनते हैं, आपको तय यह करना होगा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, एक रास्ता बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप इस चीज को मेंटेन करें। जैसे हमने यह तय कर लिया कि हमारे पास यह 7 एरिया है, मैं इन 7 एरिया को दिन के हिसाब से मैं डिवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं यह कोशिश करता हूँ कि मैं हर सोमवार को खालिसपुर में जाऊंगा, मंगलवार को मैं सैदपुर में जाऊंगा, बुधवार को जंगीपुर में जाऊंगा। यानी इस तरह से एरिया को मैं दिन के हिसाब से मैं डिवाइड कर देता हूँ। और जब मैं जिस एरिया में जाता हूँ, मैं वहाँ के जितने भी हमारे क्लाइंट होंगे, जितने भी लोग होंगे, मैं उनसे यह बोल दूंगा कि भाई देखो, आज सोमवार है, मैं सोमवार को खालिसपुर आया हूँ, तो फिर मैं अगले सोमवार को खालिसपुर आऊंगा। यानी कि खालिसपुर का जो समय है, यदि मैंने सोमवार को डिसाइड किया हुआ है तो हमारे क्लाइंट को यह पता होगा ही होगा कि हम अगले सोमवार को फिर खालिसपुर आएंगे। और सप्ताह के जिस दिन को जिस एरिया के लिए हम डिसाइड करते हैं, अगर उस एरिया में एकदम भी काम नहीं है फिर भी हमको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए उस एरिया में जाना ही चाहिए। चलिए, जब आप एरिया डिसाइड कर लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए आज 18 तारीख है, 18 जनवरी 2021 है, दिन सोमवार है। मैंने यह तय कर लिया कि मुझे खालिसपुर जाना है। अब जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद अब खालिसपुर जाने के लिए मैं अपनी डिटेल तैयार करता हूँ। तो जब आप अपनी डिटेल तैयार कर रहे हो तो उस समय जो सबसे पहला टारगेट आपके दिमाग में जाना चाहिए वह यह जाना चाहिए कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया में हमको प्लान का कितना प्रेजेंटेशन करना है, यानी कितने लोगों से नए बीमे के लिए बातचीत करनी है। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यह आना चाहिए। अब जितने लोगों का नाम आपके दिमाग में आता है उतने लोगों का नाम अपने लिस्ट में नोट कर दें। 2 लोग हों, 1 लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, जितने भी लोग हैं सबका नाम नोट कर दीजिए। इसके आगे घर बैठे ही आपको यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस क्लाइंट को कौन सा प्लान हम टारगेट करते हैं, या किसी क्लाइंट को हमने कोई प्लान पहले से दिखाया हुआ है और उस क्लाइंट को उस पॉलिसी को क्लोज करना है। यानी आज हमें प्रीमियम लेनी है या क्लाइंट से सिग्नेचर करा लेना है, प्लान मतलब आज क्लोज हो जाएगा। तो वह सारी चीजें इस तरह से आप नोट कर लें। अब सपोज दैट आप निकल जाते हैं फील्ड में और सबसे पहले क्लाइंट के पास चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लाइंट है जयराम उपाध्याय। 933 नंबर टेबल, 20 लाख का बीमा की बातचीत हो चुकी है। अब मैटर आया है क्लोजिंग के ऊपर। लेकिन मैं इनके पास जाता हूँ, जयराम जी के पास जाता हूँ और इनसे मुलाकात नहीं होती। जयराम जी को मैं फोन करता हूँ और ये कहते हैं कि भाई देखो, इस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस समय तो मुलाकात नहीं होगी, तुम एक काम करना, हमको लगता है कि आने में हमको 30 या 31 तारीख हो जाएगी। तो अब मैंने यह टारगेट कर लिया कि अगला जो सोमवार आएगा 30-31 तारीख के बाद, वो आएगा कै तारीख को, 1 फरवरी को। तो हमने क्लाइंट को बोला कि ठीक है सर, हम 1 फरवरी को आपसे मिलते हैं। क्लाइंट ने यस बोल दिया। मैंने इस तरह से यहाँ पर तुरंत नोट कर देता हूँ कि यह जो मीटिंग हमारी है यह पोस्टपोन हो चुकी है। 1 फरवरी 2021 को हमको अगली मीटिंग करनी है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ कमल कुमार जी के यहाँ, और कमल कुमार जी के यहाँ जो मीटिंग है हमारी बहुत अच्छी होती है। कमल कुमार जी तैयार हो जाते हैं, प्रपोजल वगैरह कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रह गए हैं कि मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हमको अभी नहीं मिले हैं। तो कमल जी ने कहा कि ठीक है, आप अगली बार जब आइएगा तो यह डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा और प्रीमियम का पैसा भी मैं दे दूंगा। तो इस हिसाब से हमने
हमने नोट कर दिया कि भाई पॉलिसी ये डन हो गई है और 25 जनवरी को हमें कमल जी से मिलना है। अब इसके बाद फिर मैं जाता हूँ तीसरे क्लाइंट के यहाँ, संजय कुमार गुप्ता जी हैं। संजय कुमार गुप्ता जी भी आउट ऑफ स्टेशन हैं। हमने संजय कुमार जी को फोन किया और जो हमारी अगली मीटिंग डिसाइड होती है वह डिसाइड होती है 8 फरवरी की। हमने नोट कर दिया कि हमें संजय कुमार जी से 8 फरवरी को मिलना है। सपोज दैट कि संजय जी का यह कहना है कि भाई देखो हमें 6-7 तारीख तक पेमेंट मिल जाएगा, तो उसी समय आना, प्लान बता देना और हम पॉलिसी को क्लोज कर देंगे, हम पॉलिसी करा लेंगे। तो हमने इस तरह से यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगले क्लाइंट के यहाँ मैं जाता हूँ और सपोज दैट कि क्लाइंट ने फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर दिया और टोकन मनी 500 रुपया हमको दे दिया। हमने यहाँ पर 500 रुपया नोट कर दिया और अगली विजिट का डेट मैंने यहाँ पर डाल दिया कि 25 जनवरी को इनसे मिलना है, जुगनू जी से हमें 25 जनवरी को मिलना है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ राय मंगल जी के यहाँ, लेकिन यह जो क्लाइंट है ना, इनसे बातचीत करने के बाद कुछ विशेष नहीं समझ में आता है और ये लगता है कि यार यह जो क्लाइंट है ना, यह फिलहाल तो बीमा लेने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले भी कोशिश कर चुका हूँ और फिलहाल जनवरी, फरवरी, मार्च का समय चल रहा है, तो इसको हम कोल्ड लिस्ट में डाल देते हैं और जो भी हमको महीना समझ में आता है या दिन समझ में आता है, हम उस तरह का एक डेटा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई चलो हम इनसे मार्च में मुलाकात करेंगे, एक बार फिर विजिट करेंगे। इसके बाद फिर हम चले जाते हैं अगले क्लाइंट के पास। अगला जो क्लाइंट है मदन लाल ठाकुर जी। जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो ये जो क्लाइंट है ना, मुझको ये महसूस हो रहा है कि इनके पास पैसे या पेमेंट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने इनसे बात किया कि सर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है आप उनमें से कुछ बीमा हमको दिला दीजिए। अब इस टॉपिक के लिए मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर पहले से पोस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मदन लाल जी बीमा तो नहीं करा सकते, लेकिन इनके जरिए हमको कुछ बीमा मिल सकता है। तो हम इस तरह से इनका डेटा यहाँ पर नोट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हरि बहादुर जी से मुलाकात हुई, गणेश पांडे से मुलाकात हुई। अब ये क्या है ना, इनसे मुलाकात हुई, मोबाइल पर फोन कर रहे थे तो इनसे जो है फोन भी नहीं लग रहा था। तो हमने इस हिसाब से इनका नोट कर दिया कि हम 25 जनवरी को जब आएंगे तो 25 जनवरी को हम गणेश जी से भेंट करेंगे। लेकिन कमलेश दुबे जी से जब मुलाकात होती है, हमने मैरिज प्लान की चर्चा की कमलेश दुबे जी से। इन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है उपाध्याय जी, आप एक काम कीजिए, कल आ जाइए, कल आपको हम पैसा दे देंगे। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सपोज दैट हमको दे दिया है, लेकिन अब टारगेट क्या है कि क्लाइंट बोला है कि कल आप आ जाइए। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना होगा। मैं इसी से कह रहा था कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि अगर क्लाइंट नए बीमे के लिए हमको 19 जनवरी को बुलाता है तो फिर हमें 19 जनवरी को इस क्लाइंट से मिलना होगा। हम क्लाइंट से वह टाइम तय कर लेते हैं कि किस टाइम पर हम आपसे मिलें। आज 18 जनवरी है, अगली विजिट हमारी इस एरिया में 25 जनवरी की है, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर नया प्रपोजल है, नया बीमा करना है, 19 जनवरी को क्लाइंट बुला रहा है, तो जो टाइम क्लाइंट देता है हम उस टाइम को टारगेट करके कमलेश दुबे जी के लिए फिक्स कर लेते हैं। शेष हमारी 19 तारीख की जो विजिट होगी उसको हम करते रहेंगे, हम उस एरिया में जाएंगे, लेकिन यह बीमा क्लोज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सिर्फ हमको प्रीमियम लेना है तो हम यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। अब यदि आपके दिमाग में आता है कि यार सिर्फ एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम कोशिश करते हैं कि यार ये बीमा जो है 25 जनवरी को ही कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों यदि इस तरह की चीजें आपके दिमाग में जाती हैं तो साथ में यह चीज भी जानी चाहिए कि हो सकता है कि कोई दूसरा एजेंट इस कमलेश जी के पास चला जाए। हमने क्लाइंट को मोटिवेट किया हुआ है मैरिज प्लान के लिए और कमलेश जी उनसे बातचीत करें और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए यदि नया बीमे के संदर्भ में कोई नई विजिट आपका ये जो टाइम टेबल है 7 दिन का उसके बीच में एंट्री करती है तो उसके साथ समझौता आपको नहीं करना चाहिए। चलिए यह तो हो गया कि यह पहली लिस्ट हमने तैयार की प्लान प्रेजेंटेशन की। अब इसके बाद बारी आती है रेनुअल और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की। रेनुअल प्रीमियम तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। रेनुअल प्रीमियम का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए यह जनवरी 2021 चल रही है, तो जिस क्लाइंट की प्रीमियम जनवरी 2021 में है हम उसकी लिस्ट नोट कर लें। जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया के जो क्लाइंट हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ पर नोट कर लें। उनकी प्रीमियम कितनी है, यदि कुछ बकाया उकाया है, मतलब क्या है, क्लाइंट को सपोज दैट कि 523 रुपया अगर प्रीमियम है तो क्लाइंट ने 500 रुपया ही हमको दिया, 23 रुपया हमारा बाकी है, तो हमको यह नोट करना चाहिए कि 23 रुपया क्लाइंट के यहाँ बाकी है। सपोज दैट 2 रुपया क्लाइंट का मेरे पास बचा हुआ है तो हमको यह भी नोट करना चाहिए कि 2 रुपया क्लाइंट का हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी लिस्ट आप तैयार करें। सबसे पहले रेनुअल कलेक्शन की आप लिस्ट तैयार
तैयार करें। उसके बाद आउटस्टैंडिंग यानी कि जिनकी प्रीमियम जनवरी 2021 में नहीं है, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक जिसकी प्रीमियम है हम उनकी भी डिटेल इस रेन्युअल और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कलेक्शन की लिस्ट में हम इसको नोट कर लें। और इसके बाद जब हम उस एरिया में जाते हैं तो इन सभी लोगों से हमको मिलना है, हमारा टारगेट यह होना चाहिए। अब जब हम जाते हैं कलेक्शन करने के लिए तो देखिए दो चीजों पर आपको ध्यान देना होगा रेन्युअल कलेक्शन या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कलेक्शन में। पहली चीज तो यह कि हमको रेन्युअल कलेक्शन करना है। हम गए, क्लाइंट को रिमाइंडर दिए, यदि क्लाइंट के पास प्रीमियम की व्यवस्था है, क्लाइंट ने हमको प्रीमियम दिया, हम यहाँ पर नोट कर देंगे कि क्लाइंट की प्रीमियम हमको मिल गई है। जैसे सबसे पहले गए हम कुंज बिहारी गुप्ता जी के यहाँ, हमको क्लाइंट ने चेक दे दिया, चलिए चेक तो मिल गया। दूसरा चीज हमें यह प्रयास करना चाहिए कि क्या यहाँ पर संभावना है कोई दूसरा बीमा मिल सकता है क्या। तीसरा चीज हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह जो कुंज बिहारी गुप्ता जी हैं, पिछले 3 साल से आप हमारे क्लाइंट हैं, हम इनको सबसे बेहतर सर्विस दे रहे हैं, यानी यह हमारी सर्विस से खुश हैं। तो क्या कुंज बिहारी गुप्ता जी की सहायता से हम किसी क्लाइंट का बीमा कर सकते हैं क्या। आप जिस भी क्लाइंट के पास जाते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना क्लाइंट हो, कितना भी नया क्लाइंट हो, इन चीजों को जरूर सोचना चाहिए और जहां भी संभावनाएं आपको दिखाई दें उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब यदि सपोज दैट कि कुंज बिहारी गुप्ता जी हमको लगता है कि नहीं इनके जरिए हमको कुछ नए बीमे मिल सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो डिटेल है इस डिटेल में हम यहाँ पर डाल देंगे भाई इनके जरिए हमको कुछ बीमा मिल सकता है, ताकि बाद में हमारे माइंड से यह चीजें उतरे नहीं। अब इसके बाद सपोज दैट कि हम जाते हैं प्रवीण सिंह जी के यहाँ। अब प्रवीण सिंह के यहाँ जब जाते हैं तो होता क्या है कि हमने उनको बताया और प्रवीण जी हमसे बोलते हैं कि भाई 13,970 रुपए प्रीमियम है या 13,000 रुपए लो। हमको तुरंत बोलना चाहिए कि भैया देखिए 13,970 रुपए पिछली बार का 970 रुपए बकाया है, पिछली बार आपने 2 रुपए कम दिया था, 5 रुपए कम दिया था। हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कि यार 2 रुपए 5 रुपए के कौन बोलता है। मेरे भाई अगर आप बड़ा बीमा तय करना चाहते हैं ना, मतलब बड़ी पॉलिसी अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इतना चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत छोटी से छोटी चीज लोग जज करते हैं। जहां आपके दिमाग में यह आता है ना कि 17 रुपए की बात करेंगे तो लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, या ये 17 रुपए के पीछे पड़ा होता है, 2 रुपए के पीछे पड़ा होता है। क्लाइंट को आप बोलिए, सामने से बोलिए 2 रुपए ही बाकी है, क्लाइंट से बोलिए अरे आप पिछली बार का 2 रुपए बाकी है, 5 रुपए आपके पास बचा हुआ है, आप अपनी जेब से 5 रुपए निकालिए और क्लाइंट को दे दीजिए, सर देखिए कि आपका 5 रुपए बचा हुआ था। क्लाइंट के दिमाग में यह मैसेज जाना चाहिए कि यह जो एजेंट है ना, इस एजेंट के पास 1-1 रुपए का यह एजेंट हिसाब रखता है। धीरे धीरे आने वाले समय में आप खुद पाएंगे कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। यह जो 2 रुपए 17 रुपए 20 रुपए 25 रुपए का यह जो छोटी छोटी लेन देन होती है, इसका असर आपको कितना बड़ा दिखाई देगा आप खुद अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं दिनेश कुमार उपाध्याय जी के यहाँ, और दिनेश कुमार उपाध्याय जी बोलते हैं भैया ठीक है आप परेशान ना हो, हमको ब्रांच जाना है, हम ब्रांच जाके प्रीमियम जमा कर देंगे। फिर अब हम पहुंचते हैं अनुज शर्मा जी के यहाँ। अनुज जी कहते हैं कि ठीक है भाई आपने बोला तो था उपाध्याय जी, लेकिन अभी तो व्यवस्था नहीं है, अगले सोमवार को जब आप आइएगा तो हम आपको प्रीमियम दे देंगे। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं विनोद जी के यहाँ। विनोद जी ने अपनी पूरी प्रीमियम दे दी, 950 रुपए दिया, शेष पैसा जो उनका बचा मैंने उनकी जेब में वापस कर दिया, मैंने उनको दे दिया। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अभिनव जी के यहाँ। अभिनव जी की प्रीमियम 513 रुपए है, लेकिन अभिनव जी ने पिछली बार हमको 550 रुपए दिए थे, तो हमने बताया कि देखिए 37 रुपए आपका बचा हुआ हमारे पास है, तो उन्होंने हमें 500 रुपया दिया। और संयोग की बात है कि हमारे पास पैसे शेष नहीं है, तो हम यहाँ पर नोट कर ले कि भाई 500 रुपया हमको क्लाइंट का मिला है, मतलब 500 मिला है, 13 रुपया यह कम मिला है और 37 रुपया हमारे पास पहले से बचा हुआ था। तो जब हम शाम को जब अपनी डायरी मेंटेन करेंगे तो यह हिसाब हम वहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं अविनाश जी के यहाँ, वहां से हमको चेक मिल गया। फिर हम पहुंचते हैं कांति प्रकाश जी के यहाँ। कांति प्रकाश जी बोलते हैं कि भैया महीना के लास्ट में आना, यानी कि अगले सोमवार को आप आना, हम प्रीमियम दे देंगे आपको। और इसके बाद हम पहुंचते हैं कुबेर जी के यहाँ, वह भी बोलते हैं कि 25 जनवरी को आप आना, हम आपको पेमेंट दे देते हैं। तो इस तरह से हमने जो दिन भर काम किया, एक हम अपना डेटा तैयार करते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप क्लाइंट से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलने के बाद आप ये सोचें कि चलो यार थोड़ी देर में हम तैयार कर लेंगे, नहीं, तुरंत का तुरंत। जैसे आप ये मान लीजिए आप जाते हैं किसी जनरल स्टोर की दुकान पर और सपोज दैट कि आपने वहां से 2 रुपए का या 10 रुपए का या 20 रुपए का कोई सामान खरीदा और आपने उनसे बोला कि सर ऐसा है ना कि अभी पैसे की व्यवस्था चेंज नहीं है, अभी हमारे पास पैसे की व्यवस्था अभी नहीं है, हम 2 दिन बाद दे देंगे। तो क्या करता है, थोड़ी देर बाद नोट करता है कि तुरंत का तुरंत नोट करता है? वह तुरंत का तुरंत नोट कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते हैं। तुरंत का तुरंत नोट करना है। यह जो डेटा है ना, जब आप जाते हैं क्लाइंट के पास, आप बातचीत होती है, उसके बाद तुरंत का तुरंत चीजों को नोट करें।
अगर आपने 10 मिनट के लिए भी इस चीज को छोड़ दिया तो आपके दिमाग से उतर जाएगा, आप यह मान लीजिए। अब इसके बाद हम बनाते हैं तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट किस चीज की होगी? रिवाइवल कलेक्शन की। पर डे रिवाइवल कलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो रिवाइवल कलेक्शन है। पर डे रिवाइवल कलेक्शन की लिस्ट बनाइए। जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया में कितने क्लाइंट का कलेक्शन रुका हुआ है, कितने क्लाइंट की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, उसके रिवाइवल करने के लिए हमको प्रयास करना ही चाहिए। यदि क्लाइंट के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आपको देखना होगा कि क्या पॉलिसी से एसबी पेमेंट तो नहीं आने वाला है। यदि एसबी पेमेंट आने वाला है तो क्या हम क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि एसबी कम रिवाइवल करा दें। सपोज दैट उसकी पॉलिसी 3 साल 4 साल चली हुई है, 5 साल उसकी पॉलिसी चली हुई है, क्या हम लोन कम रिवाइवल के ऊपर क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको कि लोन दिलाना भी खतरनाक हो जाएगा, तो क्या हम वहां पर ऐसा कुछ बात कर सकते हैं क्या कि उसके जरिए उसके फ्रेंड सर्किल में हम वह जो क्लाइंट है वो हमको कुछ बीमा दिला दे, हम उसको कुछ सपोर्ट कर दें, कुछ व्यवस्था वह कर ले और हम उसकी पॉलिसी चालू करा दें। एक रणनीति तो आपको बनानी पड़ेगी। और जितनी भी आपकी पॉलिसियां बंद हैं, यदि आप इस तरह से लिस्टिंग करके और पर डे अगर कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से आप नए बीमे के लिए शुरू करते हैं, जिस तरह से आप रिवाइवल का कलेक्शन करते हैं, जिस तरह से और सारे कार्य करते हैं, उसी तरह से पर डे रिवाइवल कलेक्शन के ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो लैप्सेशन है वो काफी रुकता चला जाएगा और आपकी जो सक्सेस है वो काफी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए, हमने सुमित्रा जी से बातचीत किया और इनसे हमने लोन कम रिवाइवल के विषय में बात किया। क्लाइंट काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन यह बोलता है कि भाई देखो 7 तारीख को हमारा पेमेंट मिलेगा, या आप 8 तारीख को आना और आप डिटेल लेते हैं आना 8 तारीख को, और हम उस हिसाब से जो है हम पॉलिसी को चालू करा लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरे क्लाइंट से मुलाकात होती है जय नारायण गुप्ता जी से। तो जय नारायण गुप्ता जी से बात करने के बाद ये पता चलता है कि भाई इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफी डिस्टर्ब है, एक साथ ये 18,000 रुपए देने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमने इनसे बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम कुछ बीमे की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि नया बीमा इनके जरिए मिल सकता है, और फिर जब हम मिलते जुलते रहेंगे तो कुछ न कुछ सपोर्ट करके और बीमा हम इनका चालू करवा कर ही मानेंगे। अब इसके बाद सूर्य कुमार सिंह जी के यहाँ जाते हैं। इनसे मुलाकात नहीं होती तो हम इनकी नेक्स्ट विजिट लिख देते हैं कि 25 जनवरी 2021 को इनकी नेक्स्ट विजिट है। यह हो गया रिवाइवल कलेक्शन की लिस्ट। अब इसके बाद हमको चौथी लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और यह लिस्ट होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, जो डॉक्यूमेंट संबंधित कार्य होते हैं उनकी लिस्ट। जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उस एरिया की कितनी रसीद हमारे पास पड़ी हुई है, कितने लोगों का बांड हमारे पास है, मैंने नया बीमा करने के लिए क्या मैंने कोई दस्तावेज लिए हुए थे, तो जो दस्तावेज लिए हुए थे उनको हमको रिटर्न करना है। पूरा का पूरा डेटा हमारे पास क्लियर कट होना चाहिए कि आज हमें किन लोगों से मिलना है, वह सारी की सारी लिस्ट हम बना लें, सबका फाइल हम अपने पास नोट कर लें, और जो जो दस्तावेज जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं हम उसको अपने बैग में सुरक्षित रख लें, ताकि हम आज क्लाइंट के पास पहुंचेंगे तो आज वह जो दस्तावेज है क्लाइंट का दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देने लायक। देखिए, हमारी खुद की एजेंसी में कई बार ऐसा हुआ है, और मुझे यकीन है कि यदि आप इन चीजों को फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपके साथ भी यह समस्या होगी ही होगी। देखिए, होता क्या है कि आपने किसी कस्टमर का नया बीमा किया। जब कस्टमर का आप नया बीमा करते हैं तो आप कस्टमर का पॉलिसी बॉन्ड रिसीव कर लेते हैं ब्रांच से। जब ब्रांच में आप पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करते हैं तो वहां से आपसे रिसीविंग कराई जाती है। आप तो अपना एजेंसी कोड डाल के आपने रिसीविंग कर लिया। आप जाते हैं क्लाइंट को जब पॉलिसी बॉन्ड देते हैं तो आप बस मुंह जबानी आप क्लाइंट को दे देते हैं और बोलते भैया आप याद रखिए कि पॉलिसी बॉन्ड मैंने आपको दे दिया है। ठीक है। अब मसला कभी कभी ऐसा फंस जाता है कि आपका क्लाइंट बोलता है कि अरे यार उपाध्याय जी आपने तो हमको बॉन्ड दिया ही नहीं है, अब क्या करेंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन का यह जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं ना, इसमें आप यहाँ पर लिखिए पहले भाग में जहां गौरव शर्मा लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए गौरव शर्मा। एससी रिटर्न यानी हमको क्या है, इनका स्कूल सर्टिफिकेट मैंने लिया हुआ था वो वापस करना है। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि मेरे को पॉलिसी बॉन्ड में वापस करने जा रहा हूँ। और यह जो हिस्सा बचा हुआ है ना, यहाँ पर आप क्लाइंट से लिखवा लीजिए कि मैंने पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त किया, और उसके बाद सिग्नेचर और डेट डलवा लीजिए। अब आपको याद होगा, यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने एक पेपरलेस ऑफिस सिस्टम का एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। आप उस तरीके को अपनाते हुए तत्काल यह जो फाइल है ना, फाइल को आप अपने गूगल फोटो की जो साइट है उस पर आप अपलोड कर दीजिए। लाइफ टाइम सेव हो गया। अगर कभी जरूरत पड़ गई आप क्लाइंट को दिखा सकते हो, तुरंत का तुरंत दिखा सकते हो कि भाई देखो आपको मैंने पॉलिसी बॉन्ड दे दिया है, ये आपकी रिसीविंग है, और यह भी फ्री ऑफ कास्ट। इसमें भी कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज दैट आपने दिन भर कार्य किया, कोई ऐसा एक क्लाइंट मिल गया जिसका कि एड्रेस चेंज कराना है, कोई एक ऐसा क्लाइंट मिल गया
जिसका कि नॉमिनी चेंज कराना है, एसबी पेमेंट का किसी का कार्य है, तो वह जो सारे के सारे कार्य हैं उसको आप यहाँ पर नोट कर लें। और यह सारा कार्य, जितना कार्य आपके सामने आया हुआ है, यह सारा कार्य करने में सुबह से लेकर शाम आपका बीत जाएगा। शाम को जब आप घर लौटते हैं उसके बाद आप अपनी यह जो फाइल है, यह जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप निकाल लीजिए और उसके बाद डेट वाइज अगली 25 जनवरी को हमें किससे किस संबंध में मिलना है, हमें 1 जनवरी को किससे मुलाकात करनी है, यानी जिस डेट में जो जो लोगों से मुलाकात करनी है, जो जो अगली विजिट है हमने नोट कर लिया। इसके बाद दूसरा चीज हम यह नोट करेंगे कि हमारे पास आज की डेट में कलेक्शन कितना आया है। फिर तीसरा चीज नोट करेंगे कि हमारे पास कितना पैसा बकाया है, यानी किन किन कस्टमर ने हमको जो पैसा दिया वो प्रीमियम का पैसा कितना कम दिया, यानी कितना बकाया है। चौथी लिस्ट जब हम बनाएंगे, चौथी लिस्ट में हम यह रखेंगे कि हमारा कितना पैसा लोगों के पास है, मतलब लोगों का पैसा, कुछ लोगों ने हमको क्या कुछ ज्यादा पैसा दे दिया है, उसकी लिस्ट हम तैयार कर लेंगे। फिर हम यह नोट करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के कार्य क्या क्या हैं, प्रपोजल फॉर्म कितने भरे गए, आज की डेट से पॉलिसी सर्विसिंग के कार्य कितने आ गए। यह सारी की सारी चीजें बकायदा हमारे फाइल में नोट होनी चाहिए। जब आप इन कार्य को कर लेते हैं उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं। आज की डेट में जो प्रपोजल फॉर्म भरे गए हैं आप उसको टोटल कंप्लीट कर लीजिए। जिस डेट में प्रपोजल फॉर्म आपके पास आया हुआ है उसी डेट में कंप्लीट कर लीजिए। पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित काम आया हुआ है आप उसको उसी डेट में कंप्लीट कर लीजिए। कल की डेट के लिए जब आप किसी काम को छोड़ने के लिए आपका मन करता है, आपको उसी समय यह सोच लेना चाहिए कि हम अपनी सफलता को कल के लिए टाल रहे हैं। आज का काम आज खत्म होना चाहिए, कल की डेट में और काम करना होगा हमें। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह जो तरीके हैं, यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो न केवल यह आपकी सफलता में कन्वर्ट होंगे, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप डेली इन चीजों को करके आप देखिए, आप खुद पाएंगे कि बड़े ही आसानी से आप एमडीआरटी मेंटेन करेंगे। एमडीआरटी से सीओटी और सीओटी से टीओटी की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से यह जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को एवॉइड करते हैं, हम चीजों को कल के ऊपर टालते हैं, और जब हम कल के ऊपर टालते हैं, कल हमारा बोझा बढ़ता चला जाता है। आप खुद देखिए, जिस समय आपकी नई एजेंसी थी आपके पास काम बहुत कम थे। आज की डेट में यदि आपकी एजेंसी 5 साल 10 साल हो गई तो 5 से 10 साल के अंदर आपके पास कितना काम बढ़ गया। अगर आप एमडीआरटी कर रहे हैं तो आज तो आप एमडीआरटी कर लिए, आपके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बढ़ गया। वह जो कस्टमर बेस बढ़ा हुआ है, पॉलिसी सर्विसिंग के काम आपके पास आ रहे हैं। आपको अगले साल भी एमडीआरटी बनना है, यानी एक नया कस्टमर बेस आपका और बनेगा। अब यदि आप पॉलिसी सर्विसिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने न्यू बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका परिणाम आपको क्या उठाना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अभिकर्ताओं की मानसिकता यह हो जाती है ना, और आजकल ट्रेनिंग में भी बहुत कुछ दिखाया जाता है ऐसा कि तत्काल यार क्या है ना, आप स्टाफ रख लो। अरे भाई मेरे, आप स्टाफ रखोगे कब, तो रख भी लोगे तो रख के कराओगे क्या? आप खुद मेंटेन नहीं हो, पहले आप खुद तो मेंटेन होइए। जब आप खुद मेंटेन हो जाएंगे कि हमको लिस्ट बनाना है, हमको लोगों से मिलना है, लोगों का पैसा इतना आया तो हमको उसको नोट करना है, जब आप खुद मेंटेन रहेंगे तभी आप स्टाफ रखेंगे तो आप उसको मेंटेन कर पाएंगे और उससे अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो छोटी सी जानकारी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। और यदि यह जानकारी आपको लगी है उपयोगी, आपको लगता है कि इस रास्ते पर चल के आप अपनी बहुत सारे काम को आसानी से कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, यार कर दो ना लाइक। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने क्वेश्चन निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन ही नहीं, यदि आपको हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी मैं चाहूंगा कि आप हमें जरूर दें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।